हे गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपूर्वा और आज की स्टोरी एक पैरानॉर्मल स्टोरी है और जो कि मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। अब स्टोरी शुरू करती हूँ। ये स्टोरी माया की है। माया एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और लेट मी क्लियर कि माया एक ऐसी इंसान है जो कि सुपरस्टिशन वगैरह में बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। चिल, ठीक है। तो माया के जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है ना, वो सब आपस में ऐसे प्लान करते हैं कि हम एक ट्रिप पे चलते हैं ऐसा। तो सबको बोलते हैं ठीक है ठीक है। माया के पास इस ट्रिप पे जाने के पैसे नहीं हैं, तो वो डिसाइड करती है कि ठीक है, मैं पार्ट टाइम एक जॉब कर लेती हूँ एक आध महीने के लिए, और फिर उससे जो पैसे होंगे मेरे पास उससे मैं ट्रिप पे चली जाऊँगी। तो उसको प्लान बहुत सही लगता है, जो कि सही भी है भाई। थोड़ा सा काम करेगी और फिर वो इस ट्रिप पे जा सकती है। तो माया की जो फ्रेंड है, माया की एक फ्रेंड के पापा, जिनको हम बोलते हैं शर्मा अंकल, शर्मा अंकल हैं, तो वो उनसे कांटेक्ट करते हैं। और शर्मा अंकल बेसिकली जो लॉज वगैरह नहीं होते हैं रोड वगैरह के साइड में स्टे करने के लिए, छोटे छोटे होटल्स टाइप, उनके वो ओनर हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जॉब दे दूँगा। हरिद्वार जब हम जाते हैं तो जो हरिद्वार और मेरठ टाइप में कुछ एक हाईवे आता है, उसी हाईवे पे उनका वो लॉज पड़ता है जिसके अंदर माया अभी काम करने वाली है जाके। फिर शर्मा अंकल से जब वो मीटिंग वगैरह करते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे जॉब चाहिए, तो वो बोलते हैं कि हाँ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसे समझाते हैं कि वे बेटा देखो, पहले तो तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि डे शिफ्ट के लिए हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं। तो कहती है कि हाँ उसे नाइट शिफ्ट ही चाहिए था क्योंकि दिन में सब तो उसे कॉलेज देखना था अपना, तो नाइट शिफ्ट के लिए मान जाती है। तो उसे बताते हैं कि तुम 11-12 बजे रात में आना और सुबह 7-8 बजे तक तुम चली जाना। एंड देन सैलरी वगैरह की बात होती है, तो 1 महीने की सैलरी में वो अपना ट्रिप पे जा सकती थी। तो वो 1 महीने के लिए बोलती है कि ठीक है अंकल। फिर ये सारी बातें हो जाती हैं। तो जब वो सब कुछ समझा देते हैं इसे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बेसिकली तो ट्रक ड्राइवर वगैरह चेक इन करते हैं, बाकी कभी कभी कुछ फैमिलीज जैसे हरिद्वार की तरफ जा रही होती है वो स्टे कर लेती हैं। तो तुम्हें बस चेक इन करना है और उनको उनकी चाबियाँ देनी है। बहुत ही सॉर्टेड सा काम है। और ज़्यादा लोग रात में ऐसे आते भी नहीं है, इतने बहुत ज़्यादा कस्टमर का वो नहीं रहेगा। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, उसे सब एकदम नॉर्मल लगता है, जो कि है भी, सब एकदम नॉर्मल है, कैजुअल सा उसका काम है। तो वो मान जाती है। तो उसे कहती है कि ठीक है तुम कल से अपना आ जाओ, ज्वाइन कर लो और 1 महीने बाद तुम अपनी सैलरी ले लेना। और जब ये सब क्लियर हो जाता है, मतलब सैलरी वगैरह वर्क टाइम सब कुछ, तो फिर शर्मा अंकल कहते हैं बेटा देखो, एक रूम नंबर 13 है, उसको हम रेंट पे नहीं देते हैं। तो तुम उसको किसी को मतलब चेक इन वगैरह मत करना, और तुम उसमें खुद भी मत जाना। वैसे तो रूम लॉक है, हमेशा ही लॉक रहता है, कोई आता जाता नहीं है उस रूम में, और तुम भी मत जाना, तो उस रूम को अवॉइड करना। तो क्यूरियस है अब माया कि भाई क्या है ऐसा उसमें। तो वो पूछ रही है कि क्या वो अंकल उस रूम में ऐसा क्या है। तो कहते हैं नहीं बेटा, बस ऐसे ही हमारे कुछ पर्सनल रीजंस हैं, और ऐसे ही स्टोर रूम टाइप का है हमारा, वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है, तो उसे बंद ही छोड़ो और उसको उसके बारे में इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। माया को क्या ज़रूरत है अब 20 सवाल पूछने की, क्या है उसमें, क्यों है उसमें। तो उस चीज़ को छोड़ती है। शी इज़ लाइक क्वाइट हैप्पी, क्योंकि मतलब उसको इतना इनफ पेमेंट मिल रहा था कि वो बहुत खुश थी उस चीज़ से, और टाइम वगैरह भी सब बढ़ गया। तो अगले दिन से माया जॉब पे आना शुरू करती है। सब नॉर्मल, पहला हफ्ता एकदम नॉर्मली बीतता है। वो आराम से ट्रक ड्राइवर वगैरह जो भी लोग आते हैं उनको चेक इन करती है। आधे टाइम तो वो बस अपना फ़ोन चला रही होती है क्योंकि कोई लोग नहीं होते हैं वहाँ पे। सब ठीक चलता है। जब 8th डे आता है, मतलब अब 8वां दिन है उसके काम का, तो चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं। एंड 3:47 AM हो रहे हैं, मतलब मेंशन था ये टाइम इसलिए मेरे को ध्यान है। 3:47 टाइम हो रहा था, तभी फर्स्ट फ्लोर पे से पायल की आवाज़ आती है। ऐसे पायल मतलब कोई लेडी चल के आगे की तरफ आ रही है। नीचे रूम है, और मतलब ये जो बिल्डिंग है पूरी, इसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, एंड ऊपर फिर छत है। और फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 11 से 15 तक है। 11, 12, 13, 14, 15। तो ऐसा लगता है कि कॉरिडोर में ना कोई लेडी पीछे से आगे की तरफ आ रही है, मतलब माया की तरफ आ रही है वो। तो उसे फिर थोड़ा तो उसे अजीब लगता है ये, क्योंकि फिर वो अपना रजिस्टर निकालती है, चेक करती है कि लेडी को तो चेक इन नहीं कराया था उसने। तो वो चेक करती है, तो वो ये देखती है कि एक तो कोई लेडी ने चेक इन नहीं किया है, और दूसरा 11 से लेकर के 15 रूम तक में किसी ने भी यार चेक इन नहीं किया। जितने भी लोगों ने किया है वो ग्राउंड फ्लोर पर है। उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती है। तो सोचती है कि मैं जाके देख लेती हूँ, हो सकता है कि सफाई करने वाले लोग होंगे, ऐसा कुछ हाउस कीपिंग टाइप। पहले वो रूम नंबर 11 में जाती है,
खाली होता है रूम, कोई नहीं होता है उसमें। फिर 12 में चेक करती है। फिर जब वो 13 में बढ़ती है आगे कि तो उसे 13 के लिए तो ये था दिमाग में कि इस रूम में तो कोई भी नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो बंद रहता है। पर उस रूम का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। तो वो ये नहीं सोच रही है इस टाइम में कि इसका रूम के अंदर कोई भूत है, ऐसा है, कुछ है, वैसा कुछ भी नहीं सोच रही है वो। उस रूम का दरवाज़ा खोलती है, वो रूम ठंडा, इतना ठंडा होता है, मतलब जैसे जनवरी वाली ठंड नहीं होती है वैसा एकदम कड़कड़ाता ठंडा रूम। लेकिन बता देती हूँ भी, उस टाइम मई का टाइम था। जून की जो गर्मी होती है ना, पूरा एकदम गर्म माहौल है, पर वो एक रूम बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो पहले तो उसे लगा कि एसी वेसी चल रहा होगा, पर रूम में ऐसा एसी नहीं था। पर वो इस ठंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती है। अंदर जाती है रूम में, तो उस रूम में ना एक कोने में एक बड़ी सी खिड़की होती है, और उस खिड़की के नीचे एक संदूक नहीं होता पुराने ज़माने का जो दादी वगैरह रखते थे, बड़ा सा संदूक था, और वो बहुत ही सुंदर था। लकड़ी का संदूक था, उसके ऊपर ऐसे पीकॉक्स, लोटस वगैरह की क्रेविंग की हुई थी, वो बहुत सुंदर था। तो वो आगे की तरफ बढ़ती है, उसका मन करता है कि इसके अंदर क्या है, ये इतना सुंदर है, इसको मैं खोल के देखती हूँ। उसको खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है कि वो उसका लॉक ऐसे उठाए ऊपर की तरफ, एक पीछे लेडी आ जाती है। और वो ओल्ड एज में है, मतलब वो बूढ़ी, उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, उनके ऐसे कमर कमर तक के बाल हैं, और मतलब इतनी बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं है, पर ठीक है, एज्ड है वो, मतलब अराउंड 60 70 ऐसा कुछ उनका एज होगा, ऐसी है। एंड बाकी तो उनका सब कुछ कैजुअल दिख रही है, वो बिल्कुल सब ठीक है। पर उनकी आईज़, उनकी आंखें इतनी ब्लैक, मतलब ब्लैक कलर में ब्लैक कलर मिला दोगे ना, ऐसा ब्लैक था। बहुत काली आंखें थी उनकी। फिर वो लेडी कहती है कि दूसरों का सामान तो नहीं छूना चाहिए ना। हाँ, माया घबरा जाती है इस चीज़ से। वो कहती है कि नहीं नहीं आंटी, मैं आपका कोई सामान नहीं छू रही थी, बस कुछ आवाज़ें आई तो मैं चेक करने के लिए ऊपर आई थी। पर फिर माया को लगता है कि ये है कौन। तो फिर उनसे पूछती है कि आप कब आए, मतलब मैंने आपको रजिस्टर ने तो नहीं किया था, और ना ही आपने मतलब कीज़ वगैरह भी नहीं लिया, आप इस रूम में कैसे आए। तो वो लेडी थोड़ा सा स्माइल करती है और वो कहती है कि मैं तो यहाँ शुरू से रहती हूँ। शुरू से? तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, अब मैं पिछले 1 हफ्ते से तो मुझे ध्यान है कि आपने तो कोई चेक इन वगैरह नहीं किया है, तो आप कैसे, मतलब। तो वो कहती है कि तुम्हारे जन्म से भी पहले से मैं रहती हूँ यहाँ पे, जब शर्मा ने ये ज़मीन खरीदी थी ना, उससे भी पहले से रहती हूँ मैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा तो अजीब लगता है माया को कि ऐसे क्यों बात कर रही हैं वो। तो फिर माया कहती है कि ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ। वो जैसे ही जाने लगती है, वो लेडी पीछे मुड़ी हुई होती है, और वो कहती है कि रूम नंबर 13 बहुत ख़ास है, यहाँ पे ज़िंदगी और मौत दोनों एक साथ रहते हैं। बहुत डर जाती है माया सुनते ही, मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो लेडी कहती है कि अच्छा तुम अब जा रही हो, चलो ठीक है चले जाओ, पर वापस ज़रूर आओगे तुम। माया भागती है वहाँ से, भाग भाग के फटाफट वो नीचे आती है, वो शर्मा अंकल को कॉल करती है, और कॉल पे वो इससे पहले बताए कि भाई उसने अभी क्या देखा है या जो भी था। सामने से अंकल कहते हैं कि तुम रूम नंबर 13 में गई थी ना। माया को समझ में आ रहा है कि कुछ तो यहाँ पे बहुत गलत है, जिसको वो मतलब नज़रअंदाज कर रही है, ऐसा कुछ। तो शर्मा अंकल उसे कहते हैं कि बेटा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर जो भी तुमने लेडी देखी है, जो भी वो औरत है, तो वो अगर तुम्हें कुछ भी बोले या तुम्हें बुलाए या तुमसे बात करने की कोशिश करे, उसकी बातें मत सुनना ना। अब तुम रूम नंबर 13 में जाना, मैं सुबह आ रहा हूँ, तब बात करते हैं। फिर पूछती है कि अंकल वो कौन है। वो कहते हैं कि सुबह बताऊँगा सब। फ़ोन रख देते हैं। और माया मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं डर रही है, क्योंकि एक तो पहले वो मानती ही नहीं है इन चीज़ों में, बस उसको थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है कि है कुछ यहाँ पे गलत। अब अगले दिन सुबह 8 बजे के लगभग शर्मा अंकल आते हैं, और माया उनसे हज़ार सवाल करती है। अंकल वो लेडी कौन थी, उसने से साड़ी पहनी हुई थी, और मैंने तो उन्हें कीज़ भी नहीं दी, वो उस रूम के अंदर कैसे आए, और ऐसा भी नहीं है मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, उन्होंने अपना सामान कब शिफ्ट किया। बहुत सारे सवाल करती है। शर्मा अंकल कहते हैं वो है जिसे बहुत पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था। तो कहती है आपका मतलब क्या है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें इन चीज़ों में इतना डीपली ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम इस जॉब को यहीं पे क्विट कर सकती हो, तुम्हारे जितने पैसे हुए हैं वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। पर माया को पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने कहा कि नहीं नहीं अंकल, मैं ये जॉब करूँगी कंटिन्यू, मुझे ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और माया खुद को ये समझा देती है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस वजह से हो सकता है कि उसने कुछ ऐसे ही गलत वलत इमेजिन कर लिया हो, कुछ उसको हेलुसिनेशंस हुई हो, ऐसा कुछ। तो वो हटा देती है इन चीज़ों को अपने दिमाग से। पर क्या वो ये सब हेलुसिनेट कर रही थी? बिल्कुल नहीं, ये सब सही में हो रहा था उसके साथ।
अगले दिन क्या होता है, दोबारा उसी टाइम पे 3:47 ही होते हैं, कॉल आती है। और ये वो कॉल नहीं होती है कि ऐसे रूम से कॉल करते हैं कि हमें पानी चाहिए हमारे रूम में, ऐसा कुछ। कॉल आती है, माया कॉल उठाती है, कहती है कि गुड इवनिंग, गंगा व्यू लॉज। सामने से वही लेडी जो कल उसे मिली थी वो बोलती है कि रूम नंबर 13 में पूजा के फूल चाहिए। माया 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है, फिर वो कहती है कि सॉरी, रूम नंबर 13 तो मेंटेनेंस में है, हमने वो रूम किसी को नहीं दिया है, तो उसके अंदर तो कैसे ही सर्विस जा सकती है। अब वो लेडी और थोड़ा ज़ोर से बोलती है कि मैंने कहा ना रूम नंबर 13 में पूजा के फूल चाहिए। माया कुछ नहीं बोलती है। सामने से और वो ज़ोर ज़ोर से बोल रही है, और कुछ टाइम में तो ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है कि 4-5 लोग एक साथ चिल्ला के बोल रहे हैं। उसमें जेंट्स की आवाज़ है, लेडीज़ की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ है कि पूजा के फूल चाहिए रूम नंबर 13 में, अभी भेजो अभी भेजो। माया फ़ोन रख देती है। 4-5 कॉल आती हैं, वो एक भी नहीं उठाती है, पर लास्ट में से लगता है कि अगर उसने कॉल नहीं उठाई तो आती ही रहेंगी और उससे फिर डर लगता ही रहेगा। कॉल उठाती है। वो जैसे ही कॉल उठाती है, अब वो लेडी नहीं बोल रही है सामने से, माया माया से बात कर रही है कॉल पे। सामने से कह रही है कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ रूम नंबर 13 में, और कॉल कट जाता है। इतना डर जाती है माया, वो अपनी चेयर पे बैठ के मतलब उससे चिपक जाती है वो कि कुछ भी हो जाए, सुबह होने तक वो हिलेगी नहीं वहाँ से। बस उसके हाथ में उसका मोबाइल होता है, वो ऐसे बैठी हुई होती है। कुछ टाइम के बाद ऐसे लगता है कि कोई ऊपर से नीचे की तरफ चल चल के आ रहा है, उसी के करीब आ रहा है। पर बस ऐसे ही लूप चलता रहता है कि कोई नीचे आ रहा है, बस नीचे आए जा रहा है आए जा रहा है, पर कोई नीचे आ नहीं रहा है। बैठी होती वो बस सुबह होने का इंतज़ार करती है। तो अगली सुबह फिर से शर्मा अंकल आते हैं और माया उन्हें सब कुछ बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था रात में। शर्मा अंकल कहते हैं कि वो तो और भी ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है, वो तुम्हारा पेशेंस टेस्ट कर रही है, वो बस ये देख रही है कि तुम कब अपने आप को हार जाओ उसके सामने। फिर माया कहती है कि पर वो है कौन, मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। शर्मा अंकल एक ड्रॉर खोलते हैं और उसमें से एक पुरानी सी येलो कलर की फ़ाइल निकालते हैं, और उस फाइल के अंदर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं। माया उन्हें देखती है तो एक में लिखा होता है, महिला की मौत गंगा व्यू लॉज में, आत्महत्या का शक। वो आर्टिकल 1984 का था, और वो लेडी जिन्होंने सुसाइड किया था उनका नाम है कल्याणी देवी। कल्याणी देवी अपनी मम्मी के कुछ श्राद्ध के काम के वजह से हरिद्वार जा रही थी, और उन्होंने कुछ दिनों के लिए मतलब यहाँ इस गंगा व्यू लॉज में स्टे किया था। पर जब उन्होंने स्टे किया तो उसके 3 दिन बाद उनकी बॉडी सीलिंग फैन से लटकी हुई मिली थी। फिर शर्मा अंकल कल्याणी देवी के बारे में बताते हैं कि वो एक विधवा थी, और उस टाइम में वो अकेली ही ट्रैवल करती थी, जो कि इतना सोसाइटी में ठीक नहीं माना जाता था। कल्याणी देवी कई बार इस रास्ते से ट्रैवल करती थी तो वो गंगा व्यू लॉज में ही रुकती थी, पर उस दिन जब वो यहाँ पे आके रुकी तो कभी फिर वो यहाँ से बाहर गई ही नहीं। शर्मा अंकल बताते हैं कि जब कल्याणी देवी यहाँ पे स्टे करती थी तो हाउस कीपिंग में एक लेडी काम करती थी, तो उनसे उनकी खूब अच्छी बातचीत होती थी। और उन कल्याणी देवी ने उन लेडी को बताया था कि जब से वो वाराणसी से मतलब गंगा स्नान करके आई हैं, तब से उन्हें मतलब अच्छा फील नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हमेशा उनके साथ है, अजीब तरह के सपने आते हैं। ये सब वो उस लेडी से शेयर करती हैं, और उन्हें ये भी बताती हैं कि जब वो गंगा जी में स्नान कर रही थी वहाँ पे, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला है जो उन्होंने अपनी संदूक में छुपा के रखा है। तो संदूक सुनते ही माया को रिकॉल हो जाता है कि हाँ हाँ, एक लकड़ी का संदूक है उनके रूम में। वो कहते हैं कि तुमने उसे खोला, तुमने देखा उसके अंदर क्या है। माया कहती है नहीं, मैं जैसे ही चेक करने वाली थी तब तक तो वो आ गई, तो मैं कुछ नहीं देख पाई। फिर शर्मा अंकल उस संदूक के बारे में बताते हैं कि हमने बहुत कोशिश करी कि हम उसे फेंक दें, कई बार हमने कोशिश करी कि हम उसे पानी में ऐसे बहा दें या फिर जला दें, पर हर बार जब हमने कोशिश करी कि वो संदूक यहाँ से दूर हो जाए, अगली रात को वो वापस उसी जगह पे आ जाता था, पता नहीं कहाँ से। फिर बहुत ट्राई करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया कि यार जब ये जा ही नहीं रहा है तो ज़रूरत क्या है फिर एफ़र्ट्स करने की। तो इसलिए वो संदूक उसी रूम में है। शर्मा अंकल कहते हैं उसे कि जो भी चीज़ उस संदूक के अंदर है वो कल्याणी देवी से बंधी हुई है, और कल्याणी देवी उस कमरे से बंधी हुई है, वो उससे बाहर नहीं आ सकती हैं। अब माया को ये जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि इतना सब हो रहा है उसकी आँख के सामने, सब गलत हो रहा है, उसे सब दिख रहा है, पर अब भी वो ये जॉब नहीं छोड़ती है। क्योंकि अब तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि उस संदूक के अंदर क्या है, क्या ऐसी वो चीज़ है जिससे कल्याणी देवी बस बंधी हुई है उस कमरे से। तो अगली रात को माया खुद जब 3:47 टाइम हो जाता है तो वो रूम नंबर 13 के बाहर जाती है।
दरवाज़ा थोड़ा सा खुद खुलता है, फिर माया उसको पूरा खोलती है, अंदर जाती है। कल्याणी देवी खिड़की के पास खड़ी होती है। उनका जो चेहरा होता है वो बाहर की तरफ होता है खिड़की के। और जैसे वो अंदर आती है, कल्याणी देवी कहती हैं, आ गई तुम वापस? मैंने कहा था ना तुम वापस आओगी। तो वो कहती है कि आंटी मुझे संदूक देखना है। फिर वो कहती है क्या? क्या कहा तुमने? तो माया कहती है कि मुझे ये संदूक देखना है, इसके अंदर क्या है? क्या ऐसा है जो कोई नहीं देख पाया इतने टाइम से? कल्याणी देवी मूर्ति हैं, उनका आधा चेहरा ऐसा हो रखा है ख़राब बिल्कुल, मतलब चेहरे के ऊपर स्किन है भी और नहीं भी, ऐसा सा है। कल्याणी देवी कहती हैं कि या तो तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत वाली हो तुम, या तो तुम मूर्ख हो। तो अब माया कहती है कि मुझे संदूक खोलना है, मुझे देखना है इसमें क्या है। कल्याणी देवी कहती है कि नहीं, तुम उसे नहीं खोल सकती हो। माया बोलती है मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। फिर वो आंटी हंसती है कि तुम मेरी मदद करोगी? माया कहती है हाँ, मुझे पता है कि आप किसी तो प्रॉब्लम में हो जो मैं देख नहीं सकती हूँ, पर मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या है। तो फिर कल्याणी देवी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें देखना ही है तो तुम देख लो। माया उसे खोलने की कोशिश करती है तो वो बहुत ही ज़ोर से ऐसा लॉक होता है, पर वो ट्राई करती है। कल्याणी देवी कहती हैं कि बेटा तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, अगर तुम जाना चाहो तो तुम अभी भी जा सकती हो। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें उसे नहीं खोलना चाहिए। पर माया का तो दिमाग सेट है कि उसे खोलना ही है, उसे देखना है इसके अंदर क्या है। उसे खोलती है तो उसके अंदर एक शीशा होता है, सुंदर ही होता है, मतलब वो चांदी की क्रेविंग होती है। वो जैसे होता है ना राजा रानी वाला शीशा, ऐसे डंडा और ऊपर ऐसे गोल सा, वो वाला शीशा होता है। पर वो बहुत गंदा होता है, उसे अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिखती है शीशे में। जब माया उसमें देखती है, उस शीशे के अंदर कल्याणी देवी होती है, एक यंग कल्याणी देवी जो बहुत सुंदर है। उन्होंने बाल में ऐसे फूल लगा रखे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो उस शीशे के अंदर फंसी हुई हैं। मतलब वो उसको ऐसे पीट रही हैं कि मुझे बाहर निकालो इसमें से, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और कल्याणी देवी के पीछे दो तीन ऐसे क्रिएचर्स हैं, किसी के ऐसे मुंह से खून निकल रहा है, किसी के बाल ऐसे बस बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा सब होता है। और माया को उसमें वो नहीं दिखती है। कल्याणी देवी कहती है कि देख लिया, यही सच्चाई थी। मैं इस जगह में कोई मैं भूत नहीं हूँ। ये जो शीशा है ये श्रापित है, इसने मुझे भी परेशान कर रखा है और साथ में यहाँ पे जो लोग आते हैं उन सबको। ये जब से मेरी ज़िंदगी में शीशा आया मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, पर असल में तो परेशान मैं हूँ। और जिससे तुम इतनी टाइम से मतलब बात कर रही हो, जिसे तुम देख रही हो, वो कल्याणी देवी है ही नहीं। कल्याणी देवी तो शीशे के अंदर बंद है। ये तो वो है जिसने कल्याणी देवी की जगह ले ली है। फिर कल्याणी देवी की आवाज़ बदल जाती है, वो हंसने लगती है कि बहुत हिम्मत वाली है तू तो, सब पता लगा लिया तूने, पर अब तू बच के नहीं जा सकती है। तूने संदूक भी खोल ली, तूने शीशा भी देख लिया, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। माया घबरा जाती है। अब जब वो दोबारा उसकी नज़र उस शीशे पे पड़ती है तो उस शीशे में माया होती है। माया मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसा उसके एक्सप्रेशन है चेहरे पे वो दिख रहे हों उसमें। वो सामने से हंस रही है, उसके दांत ऐसे नुकीले हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी स्माइल करती है, मतलब उसकी स्माइल पूरे गाल तक ऐसे फैल जाती है। माया घबरा जाती है, उसे भागने की सोचती है, पर उसके पैर ऐसा होता है जैसे जम गए हैं, वहीं पे फ्रीज हो गए हैं, वो भाग नहीं पाती है। और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है, उसे कुछ याद नहीं होता है। अगले दिन सुबह शर्मा अंकल उसे नीचे ले गए होंगे या ऐसा कुछ। उसकी नींद खुलती है सुबह, फिर वो उससे पूछते कि तुमने क्या किया कल रात? वो कहती है कि मैंने संदूक खोली, मैंने सब देखा। शर्मा अंकल के होश उड़ जाते हैं कि तुमने क्यों खोला, तुम उस कमरे में दोबारा क्यों गई? और ये वो कहती है कि उस संदूक में बस एक शीशा था और तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कुछ ज़्यादा बता ही नहीं पाती है उसके बारे में। फिर वो उस जॉब को तब छोड़ती है कि क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसके माइंड में चीज़ें क्लियर हैं कि क्या कैसे था, कल्याणी देवी कौन थी, उनके साथ क्या कैसे हुआ। वो शीशा जो उन्हें बनारस में घाट पे मिला था उसने सब कुछ बदल दिया, वो यहाँ फंस गई। ये सब होता है और फिर माया उस जॉब को छोड़ती है, वो वापस जाती है। पर माया की जो बॉडी है वो ही गई है वहाँ से। माया के दिमाग में आज भी ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, सब
ऐसे लूप्स बना के उसे कभी कल्याणी देवी आती हैं सपने में, कभी उनका चेहरा, कभी उनकी बातें, सब वापस वापस उसके सपने में आ रहा है। कभी रूम नंबर 13 बार बार उसके सपने में आ रहा है। कभी वो ये सारी चीज़ें फील कर रही है कि अगर उस शीशे में देख रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो है ही नहीं, उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, या अगर वो कुछ भी कर रही है तो शीशे में वो चीज़ 3-4 सेकंड पीछे रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका। ये सब वो फील कर रही थी। उसके बाद एक दिन क्या होता है, आउट ऑफ नोवेयर, माया को कुछ याद नहीं होता है, पर वो उस लॉज के, गंगा व्यू लॉज के सामने खड़ी होती है। उसे नहीं याद कि कब, कैसे, वो किस गाड़ी से यहाँ पहुँची, कब उसने डिसाइड किया यहाँ आने का। बस वो अपनी स्कूटी पे है और वो सामने खड़ी है गंगा व्यू लॉज के। और जब माया वहाँ सामने खड़ी होकर रूम नंबर 13 की तरफ देखती है तो उसमें लाइट जल रही थी और खिड़की पे माया खड़ी थी। माया खुद को देख रही है अपने सामने। उसने साड़ी पहनी हुई है, उसके बाल खुले हुए हैं और वो खुश है, वो हंस रही है। वो समझ जाती है कि अब उसके साथ जो गलत होना था वो हो गया। वो फटाफट अपनी स्कूटी घुमाती है और जितनी स्पीड में उससे हो सकता है वो वापस आने की कोशिश करती है। पर अब चीज़ें बदल चुकी हैं ऑलरेडी। कुछ दिनों के बाद शर्मा अंकल, वो, अब माया को ये समझ आ गया था कि वो जो भी चीज़ थी शीशे में, जिसने पहले कल्याणी देवी का चेहरा लिया, अब उसने माया का चेहरा ले लिया है। क्योंकि जैसे वो परेशान थी तब, अब माया परेशान है। कुछ दिनों बाद शर्मा अंकल कॉल करते हैं माया को कि एक नया लड़का जो है उसने ज्वाइन कर लिया है काम, नाइट शिफ्ट में वो काम करने वाला है यहाँ पे। तो माया उनसे कहती है कि मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ आप उससे कहना कि वो उस रूम पे ध्यान ना दे, वो उस लेडी की आवाज़ ना सुने। पर माया को पता होता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, एक अजीब सी, इतना मतलब इंसान खुद को कितना रोक ले, पर वो उस रूम की तरफ जाएगा, वो उस संदूक को खोलेगा। ऐसा लगता है कि कोई हाथ पकड़वा के उससे वो काम करा रहा हो, ऐसा सीन है। पर अब माया के दिमाग में सारी फिगर क्लियर है कि वो रूम नंबर 13 क्या था, कल्याणी देवी कौन थी। कल्याणी देवी तो भूत थी ही नहीं शुरू से। असली भूत, असली हॉरर तो वो शीशा, उस शीशे के अंदर जो भी था, जो कल्याणी को गंगा जी में मिला बहता हुआ, असली भूत तो वो था। तो गाइज़, दिस इज़ द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।